नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर आए हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि बिल्डिंग्स के बारे में, जो इमारतें थी, इमारतों में हमने पढ़ा स्तूप के बारे में। स्तूप में हमने अमरावती के स्तूप भी पढ़े, उनके स्कल्पचर भी पढ़े। उससे पहले हमने आयरन पिलर, जो आपका लोह स्तंभ है मेहरौली में कुतुब मीनार के पास, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि महाबलीपुरम और ऐहोल में जो स्तूप और जो मंदिर बने हुए हैं उनके बारे में, कि वो कैसे चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। उसके बाद में हमने अंत में पढ़ा था कि जो अजंता की गुफाएं बनी हैं उनके अंदर जो शिल्पकार थे उन्होंने पेंटिंग कैसे बनाई, और पेंटिंग बनाने के बाद उनमें रंग कैसे किए कि वो रंग आज तक भी बिल्कुल ऐसे तरोताज़ा लग रहे हैं कि जैसे अभी हुए हों। ठीक है, तो उन सब की जानकारी के लिए आप इससे पहले वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ऑफ बुक्स, मतलब कि किताबों की दुनिया के बारे में। इन्हीं किताबों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सम ऑफ द बेस्ट नॉन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो ये पीरियड था इसमें बहुत सारे महाकाव्य, या आप कह सकते हो कि कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। एपिक्स वर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशंस अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। जो ये महाकाव्य होते थे ये बहुत बड़े होते थे, इनमें बहुत ज़्यादा लिखा जाता था, बड़े कंपोजिशन होते थे। कंपोजिशन मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लिखा हुआ होता था। और इसमें आप कह सकते हो कि इसमें बहुत महान या बड़े बड़े इन रचनाओं में स्त्री और पुरुष के बारे में लिखा गया है, उनकी बहादुरी के बारे में लिखा गया है, उनके वीर गाथाओं के बारे में लिखा गया है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ भगवानों की कहानियाँ भी शामिल हैं। ए फेमस तमिल एपिक, एक तमिल का एक महान महाकाव्य है जिसका नाम है शिलापदिकरम। क्या है? शिलापदिकरम। क्या नाम है? शिलापदिकरम। ये आप क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो तमिल का एक महाकाव्य है जिसका नाम है शिलापदिकरम। वाज कंपोज्ड बाय ए पोएट नेम्ड इलांगो। क्या नाम है? इलांगो। तो इलांगो नाम के एक कवि ने इस शिलापदिकरम की रचना की थी। और कब की थी? अब से लगभग 1800 साल पहले। कब की थी? अब से लगभग 1800 साल पहले। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए मर्चेंट। यह एक किसकी कहानी है? एक व्यापारी की कहानी है जिसका नाम था कोवलन। क्या नाम था? इसका नाम था कोवलन। हु लिव्ड इन पुहार, यह पुहार में रहता था। एंड फेल इन लव विद ए कोर्टेशन नेम्ड माधवी। और ये एक आप कह सकते हो कि एक नर्तकी, जो उसके दरबार में नर्तकी थी, मतलब दरबार में जो नर्तकी थी उससे इसका प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका था। नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कन्नगी, और ये अपनी पत्नी को अब नज़रअंदाज करने लगा था, उसकी उपेक्षा करने लगा था। लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस व्यापारी ने और कन्नगी ने पुहार को छोड़ दिया और ये मदुरई में जाकर बस गए। वेयर ही वॉज रोंगली एक्यूज्ड बाय ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। जहाँ पर जाकर कैसे भी मान लो कि जो दरबारी के सुनार थे, ज्वेलर थे, उन्होंने इसको गलती से इस पर जुर्म लगा दिया कि भाई इसने क्या किया है? चोरी की है। इसने चोरी की है तो इसको सजा दी जाए। और वह दरबार किसका था? वह दरबार था पांड्या राजा का, जो पांड्य वंश के राजा थे उनका दरबार था। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ। अब जो राजा था, पांड्या राजा था जो पांड्य वंश का, उसने क्या किया? इसने कोवलन को फांसी की सजा सुना दी। कन्नगी हु स्टिल लव्ड हिम, कन्नगी जो अब भी उससे प्यार करती थी, वाज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर। अब उसके अंदर गुस्सा ही भरा हुआ था और वह बहुत दुखी भी थी।
एट दिस इनजस्टिस, इस अन्याय से। जब इतना सारा अन्याय उसके सामने हुआ तो इस अन्याय को देखकर वह बड़ी दुखी हुई और गुस्से से भर गई। एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई, और उसके आप कह सकते हो कि उसके इस पूरे गुस्से से या श्राप से पूरी मदुरई शहर जो था वह पूरा नष्ट हो चुका था, या हो जाएगा, हो गया, ये आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक डिस्क्रिप्शन, एक वर्णन दिखाया गया है यहाँ पर शिलापदी करम जो महाकाव्य है उससे। ठीक है, ये ग्रंथ क्या है? ये वर्णन कन्नगी का दुख बता रहा है कि कन्नगी ने दुख में क्या क्या कहा, वो यहाँ पर दिखाया गया है। ओ विटनेस ओ माई ग्रीफ, हे मेरे दुख के साक्षी, यू कैन नॉट कंसोल मी, तुम मुझे शांत नहीं कर सकते, तुम मुझे सांत्वना नहीं दे सकते। इज इट राइट दैट योर बॉडी फेयर देन प्योर गोल्ड, क्या ये सही है कि तुम्हारा यह शरीर जो सोने से भी शुद्ध है, लाइज अनवॉश्ड हेयर इन द डस्ट, कि वो यहाँ धूल भरी जगह पर पड़ा हुआ है। इज इट जस्ट दैट इन द रेड ग्लो ऑफ द ट्विलाइट, और यह चांद की रोशनी में यहाँ चमक रहा है। योर हैंडसम चेस्ट, तुम्हारी इतनी सुंदर छाती, फ्रेम्ड विद ए फ्लावर रेत, यह फूल से, ना जो मृत्यु सिंह के ऊपर जो फूल डालते हैं, कि ये फूलों से दबी हुई है। लाइज थ्रोन डाउन ऑन द बेयर अर्थ, और इसको धरती पर फेंका हुआ है। वाइल आई रिमेन अलोन, अब मैं अकेली रहूंगी। हेल्पलेस, असहाय, एंड अबेंडन टू डिस्पेयर, और मैं यहाँ से कहीं गायब भी नहीं हो सकती। इज देयर नो गॉड, क्या यहाँ पर भगवान नहीं है? इज देयर नो गॉड इन दिस कंट्री, क्या इस देश में भगवान नहीं है? कैन देयर बी गॉड इन ए लैंड वेयर द स्वॉर्ड ऑफ द किंग इज यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर्स, क्या यहाँ इस जमीन पर भगवान हो सकता है जहाँ पर एक राजा की तलवार इस्तेमाल की जाती है एक बेचारे सीधे, शरीफ और इनोसेंट अनजान को मारने के लिए? इज देयर नो गॉड, नो गॉड, नहीं, क्या यहाँ पर भगवान नहीं है? क्या यहाँ पर भगवान नहीं है? तो यह जो दुख था कन्नगी का, वह यहाँ पर दिखाया गया है कि उस दुख में उसने कैसे वार्ता की थी। अनदर तमिल एपिक, अब एक तो भी बताया जिसका नाम था महाकाव्य का शिलापदिक्रम। अब एक दूसरा महाकाव्य भी था तमिल में ही, वह था मणिमेकलाई। क्या नाम था? इस महाकाव्य का नाम था मणिमेकलाई, जो कंपोज किया गया था सतनार के द्वारा। किसके द्वारा? सतनार के द्वारा, और यह लगभग 1400 साल पहले किया गया था। आपका शिलापदिक्रम कब? लगभग 1800 साल पहले किया गया था, और ये जो सतनार ने किया था मणिमेकलाई, ये लगभग 1400 साल पहले रचना की गई थी। दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। अब इसमें एक कहानी बताई गई है, किसकी? कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी बताई गई है। माधवी कौन थी? माधवी वह नर्तकी थी जो दरबार में नाचती थी। ठीक है, उस नर्तकी की और कोवलन की बेटी के बारे में। दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशंस वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज, और ये जो बड़ा सुंदर वृत्तांत है ये खो चुका था विद्वानों के लिए काफ़ी शताब्दियों तक। टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर डिस्कवर्ड अबाउट 100 ईयर्स एगो, और जो मनुस्मृतियाँ हैं जिसमें कहानियाँ हैं यह खो गई थी, लेकिन लगभग अब से कुछ साल पहले, आप कह लो कुछ साल पहले, यह दोबारा मिली हैं, यह दोबारा ढूंढी गई हैं, दोबारा मिल गई हैं। अदर राइटर्स सच एज कालिदास, और भी बहुत सारे लेखक हैं जैसे कालिदास, जिसके बारे में हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था। इन्होंने संस्कृत में कुछ रचनाएं की हैं। ठीक है, अब उन रचनाओं में से एक अंश यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। ये देखिए, एक अंश है किसका? मेघदूत से लिया हुआ। मेघदूत एक काव्य है, महाकाव्य है, आपको पता हो तो उससे एक अंश है, एक श्लोक है, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। मेघदूत किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। ठीक है, हियर इज ए वर्स फ्रॉम कालिदास बेस्ट पोयम
मतलब कालिदास की सबसे प्रचलित एक पोयम है, बहुत प्रचलित है, जिसका नाम है मेघदूत। क्या नाम है? मेघदूत। इन विच ए मानसून क्लाउड इज इमेजिन्ड टू बी ए मैसेंजर बिटवीन लवर्स हु वर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। इसमें क्या बताया गया कि एक बादल को कल्पना की जा रही है कि वो एक मैसेंजर है, एक दूत है, तभी इसका नाम मेघदूत। मेघदूत मतलब कि वह दूत या बादल बना दूत, जो बादल होता है उसको दूत की उपाधि दी गई, तो मेघदूत कहा गया है। बिटवीन लवर्स, किसके बीच में? प्रेमियों के बीच में, जो किसी कारण से अलग अलग हो चुके हैं। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड्स। और आइए देखते हैं कि इस कवि ने इस मध्यम मध्यम हवा का वर्णन कैसे किया है, जो इस बादल को उत्तर की ओर लेकर जा रही है। जो इस बादल को उत्तर की ओर लेकर जा रही है, उस मध्यम हवा का वर्णन कैसे किया है। ठीक है, आइए। अ कूल ब्रीज डिलाइटफुल एज इट इज टच्ड। अ कूल ब्रीज डिलाइटेड एज इट इज टच्ड with the fragrance of the earth swollen by your showers। तुम्हारे बौछारों से मुलायम, तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की ये भीनी खुशबू, हो उठी मिट्टी की ये भीनी खुशबू। मतलब कि जब बादल से फुहार सी पड़ी, तो उस फुहार पड़ने से क्या हुआ, जब उसने इस मिट्टी को छुआ, तो मिट्टी को छूने के साथ ही इससे एक खुशबू सी उठने लगी। इनहेल डीपली बाय एलिफेंट्स, हाथियों की सांस में बसी हुई, एंड कोजिंग द वाइड फिक्स टू राइपन, जो जंगली गूलर को पकाने वाली, विल ब्लो जेंटली एज यू गो, शीतल ब्यार तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे बहने लगी। ठीक है, तो क्या था कि जो इनकी बौछारें पड़ी, इस बादल से जो बौछारें पड़ रही हैं धीमी धीमी, बहुत धीरे धीरे, वो इस जगह की मिट्टी को खुशबू से भर रही है, भीनी भीनी खुशबू महसूस हो रही है, जो कि हाथियों की सांस में भी भरी हुई है। और जो जंगली गुलर, वाइट फिक्स जो होते हैं, उनको पकाने के लिए भी, और जो शीतल ब्यार जो हैं, वो तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे बहने लगेंगी या बहेंगी। ठीक है, आइए अब पढ़ेंगे हम रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। मतलब कि जो पुरानी कहानियां हैं, क्या हैं? जो पुरानी कहानियां हैं उनका संकलन और उनका संरक्षण। जो पुरानी कहानियां हैं उनकी आप कह सकते हो कि उनको सुरक्षित कैसे किया, उनको संकलन कैसे किया, उनको संरक्षण कैसे किया, वो यहाँ पर बताया गया। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। अगर कुछ हिंदू धर्म की कहानियाँ भी हैं जो प्रचलित हुई, और उनको भी लगभग इसी समय में, इसी काल में लिखा गया है। दीज इंक्लूड द पुराण्स, इसमें शामिल है कुछ पुराण्स। पुराण का मतलब होता है ओल्ड, पुराना। पुराण का मतलब क्या होता है? पुराना। द पुराण्स कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। और जो पुराण हैं इनमें कहानियाँ शामिल हैं कुछ देवी देवताओं की, जैसे कि विष्णु जी की, शिवा की, दुर्गा की और पार्वती की। दे आल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। इसमें ये जानकारी भी शामिल है कि इनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। इसके साथ ही, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ऐसे वर्णन भी हैं कि इस संसार की रचना कैसे हुई, और जो यहाँ पर राजा थे उनके बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ या वर्णन वृत्तांत यहाँ पर आपको मिलेंगे। द पुराण्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत। अब जो पुराण हैं वो बिल्कुल साधारण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, वर्ष श्लोकों में लिखे गए हैं, एंड वर मींट टू बी हर्ड बाय एवरीबॉडी। और इसका मतलब यह है कि हर कोई इनको
सुन सकता है, चाहे वो वुमन हो, स्त्री हो, चाहे वो शूद्र हो। हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, जिनको वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, वो पुराणों का अध्ययन या उनको सुन सकते हैं। ठीक है, हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो हमने पढ़ा था कि महिला और शूद्रों को वेदों की पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन इन पुराणों को वे लोग भी सुन सकते हैं, अगर चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। संभवतः क्या होता है कि इनका उच्चारण मंदिरों में किया जाता है पुजारियों के द्वारा, इनका उच्चारण मंदिरों में किया जाता है पुजारियों के द्वारा, और वो लोग जो वहाँ आते हैं इनको सुन सकते हैं। टू संस्कृत एपिक्स, संस्कृत के दो महाकाव्य हैं, एक तो महाभारत और एक रामायण। हैड बीन पॉपुलर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, जो कि बहुत लंबे समय तक प्रसिद्ध रहे हैं, और आप लोग इन सब के बारे में जानते भी हैं। महाभारत भी आपने देखा है और रामायण के बारे में भी आप लोग जानते हैं। सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दीज स्टोरीज, आप में से बहुत सारे लोग तो इसके बारे में अच्छे खासे परिचित हैं। द महाभारत इज अबाउट ए वॉर फाउट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास हु वर कजन्स। अब जो महाभारत है वो एक युद्ध की कहानी है, एक युद्ध के बारे में है जो कजन्स के बीच में, जो चचेरे तातेरे भाइयों के बीच में लड़ा गया था। उनमें से एक कौरव थे और एक पांडव थे। ठीक है, एक कौरव थे, पांडव थे, ये दो चचेरे और ततेरे भाई थे। इन दोनों के आपस में ये युद्ध लड़े गए थे। दिस वाज, ये जो युद्ध था, टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द क्रूज एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। ये बेसिकली जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध का कारण था नियंत्रण पाने का, या आप कह लो कि थ्रोन, राजगद्दी पाने का। कहाँ की? कुरु की राजगद्दी पाने का, और उसकी राजधानी हस्तिनापुर को पाने का। द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन, यह कहानी भी अपने आप में बहुत पुरानी है, बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स एगो। वैसे तो ये कहानी बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी, लेकिन जिस रूप में इसको आज हम देखते हैं, जिस रूप में इसको आज हम पढ़ते हैं, जिस रूप में आज हम इसको जानते हैं, यह लगभग 1500 साल पहले लिखी गई थी। बोथ द पुराण्स एंड महाभारत वर कंपोज्ड टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। पुराण भी और महाभारत भी, ये दोनों ही हम मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं या सपोज करते हैं कि कंपाइल किए गए हैं, साथ लिए गए हैं, किसके द्वारा? व्यास, जिसको हम वेद व्यास कहते हैं। तो व्यास जी के द्वारा इनको कंपाइल, संकलन या संलग्न किया गया है। दी भगवत गीता, भगवत गीता के बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, जो इस महाभारत का ही एक अंश है, जो इस महाभारत में ही शामिल है। जो महाभारत महाकाव्य है, इस महाकाव्य में एक भगवत गीता भी शामिल है। द रामायण इज अबाउट राम, अ प्रिंस ऑफ कौशल। अब जो रामायण है, रामायण राम के बारे में है। राम कौन थे? ये राजकुमार थे कौशल के। हु वाज सेंट इनटू एक्साइल, जिनको वनवास के लिए भेज दिया गया था। हिज वाइफ सीता वाज एब्डक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका नेम्ड रावण, और इनकी पत्नी जिनका नाम सीता था, वो अपहरण कर ली जाती हैं लंका के राजा के द्वारा, जिसका नाम था रावण। एंड राम हैड टू फाइट ए बैटल टू गेट हर बैक, और राम को एक युद्ध करना पड़ता है रावण से अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए। ही वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या, द कैपिटल ऑफ कौशल। अब वह युद्ध राम जीत जाते हैं, और युद्ध जीतकर वे वापस अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या क्या थी? अयोध्या कौशल की राजधानी थी। तो अपने विजय के बाद, युद्ध जीतने के बाद वो अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या क्या थी? अयोध्या कौशल की राजधानी थी। लाइक द महाभारत, महाभारत की तरह, दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी दैट वाज नाउ रिटन डाउन। यह भी एक बहुत पुरानी कहानी है, जो कि महाभारत के समय में दोबारा, मतलब लगभग अब से 1500 साल पहले लिखी गई है। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण, और हम वाल्मीकि को मानते हैं कि ये इसके लेखक हैं। जो संस्कृत रामायण लिखी गई थी, इसके लेखक वाल्मीकि हैं। ठीक है,
स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, मतलब जो आम लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनके द्वारा भी कहानियाँ कही जाती थी या कही गई हैं। आम लोगों के द्वारा भी कहानियाँ कही गई हैं। ऑर्डिनरी पीपल आल्सो टोल्ड स्टोरीज, जो आम आदमी होते थे वो भी कहानियाँ कहते थे। कंपोज लिखते थे, क्या पोयम, मतलब जो कविताएं होती हैं, गाने होते हैं, उनकी रचनाएं भी करते थे, उनको गाते भी थे, नृत्य भी करते थे। एंड परफॉर्म्ड प्लेज, और नाटक भी करते थे, और नाटक भी करते थे। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज सच एज द जातक्स एंड द पंचतंत्र विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम। और इसी समय में लगभग 1500 साल पहले ही जो ये सब कहानियाँ थीं, कविताएं थी, गाने थे, इनको प्रिजर्व किया गया, इनका संरक्षण किया गया, इनको इकट्ठा किया गया कहानियों को। कैसे भाई, जातक, जातक भी एक आप कह सकते हो कि लिखा हुआ है, लिखी हुई फॉर्म में है, तो जातक है, और एक पंचतंत्र है जिसमें आप कहानियाँ पढ़ते हो। सबसे प्रचलित कहानी इसकी जो है कि खरगोश और कछुए की कहानी, वह भी आपकी पंचतंत्र में ही है। कौवे, जो कौवा प्यासा था, वो कहानी भी पंचतंत्र में ही है। ठीक है, तो ये कुछ कहानियाँ हैं जिनको इकट्ठा कर लिया गया और संरक्षित कर लिया गया इस समय में लिखकर। स्टोरीज फ्रॉम द जातकाज were often shown on the railings of stupas and in paintings in places such as अजंता। अगर हम कहानी की बात करें, जो जातक की कहानी है वो लिखी हुई है, वो दर्शाई गई है, जो स्तूप के बारे में हमने पढ़ा है, जो स्तूप के बारे में हमने पढ़ा है, उनकी रेलिंग्स पर लिखी हुई है, या जो पेंटिंग्स हैं अजंता में, अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, वहाँ पर भी हमें इन कहानियों का वर्णन मिल सकता है। अब इन कहानी से एक छोटा सा अंश, एक छोटी सी हम कह सकते हैं, इनकी एक कहानी हम यहाँ पर अब पढ़ते हैं। आइए, ये जातक की कहानी है, जो जातक में लिखी हुई है, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग, जो बंदर राजा की एक कहानी यहाँ पर दी गई है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ग्रेट मंकी किंग, एक समय की बात है, एक बंदर राजा था, हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा इन द हिमालयाज विद 80,000 फॉलोअर्स। और यह जो बंदर राजा था, यह लगभग 80,000 अनुयायियों के साथ हिमालय में गंगा नदी के किनारे पर रहता था। दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ ए स्पेशल मैंगो ट्री, और वे जो वहाँ रहते थे तो वे क्या खाते थे, वहाँ पर एक बहुत खास तरह का आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ पर आए हुए आम के फल जो थे उसको वे सब बंदर खाते थे। विच वर वेरी स्वीट, और उसकी खासियत थी कि वह जो फल उस पर आता था वह बहुत ज़्यादा मीठा होता था। सच एक्विसाइट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स, और ये इतने स्वादिष्ट आम थे कि ये किसी धरातल पर नहीं उगते थे। वन डे अ राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर एंड फ्लोटेड ऑल द वे टू वाराणसी। एक दिन क्या हुआ कि एक पका हुआ आम वह अचानक नदी में गिर गया और पानी के साथ बहता हुआ वाराणसी पहुंच गया। देयर, वहाँ पर, द किंग ऑफ द सिटी हु वाज बाथिंग इन द रिवर फाउंड इट एंड वाज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड इट। अब उस नदी में क्या था कि जो वहाँ का राजा था वह नहा रहा था, और जब वह नहा रहा था तो उसके हाथ में अचानक वह आम आ गया। उस आम को उसने खाया तो वह बड़ा चौंक गया कि क्या इतना मीठा आम भी हो सकता है, और वह उस आम को बहुत पसंद किया। जब वह उस आम को खाया तो उसने क्या किया, asked the foresters of his kingdom whether they could find the tree for him and they led him all the way to the Himalayas। तो उसने जो उसके राज्य के जंगली लोग थे, जंगल में रहने वाले, जंगल से मतलब रखने वाले लोग थे, जो जंगल के बारे में जानते थे, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वे लोग मुझे इस पेड़ के पास ले जा सकते हैं, या हमें इस पेड़ का पता दे सकते हैं जहाँ का ये आम है इतना मीठा। तो उन लोगों ने क्या किया, वे राजा को हिमालय पर ले गए, हिमालय में ले गए, हिमालय के पास ले गए। देयर द किंग एंड हिज courtiers हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज। वहाँ पर
राजा ने और उसके दरबारियों ने उन आम को देखा और खाया। एट नाइट, रात के समय, द किंग डिस्कवर्ड दैट द मंकीज वर ऑल्सो feasting ऑन द फ्रूट एंड डिसाइडेड टू किल देम। तो जब राजा और दरबारियों ने वहाँ पर आम भरकर पेट भरकर आम खाए, तो अचानक ही एक उस रात में राजा टहल रहा था, तो उसने देखा कि जो वे बंदर हैं वे भी उसी आम को खा रहे हैं, उसी आम पर निर्भर हैं। और उसने सोचा कि अगर भाई ये आम खाएंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो उसने निश्चित किया कि भाई मैं इन बंदरों को मार डालूंगा, मैं इन बंदरों को मार डालूंगा। हाउएवर, जबकि द किंग ऑफ द मंकीज वर्कड आउट ए प्लान टू सेव हिज फॉलोअर्स। तो तभी क्या हुआ, उसको उसके प्लान का पता लग गया बंदर राजा को। उसने निश्चय किया कि भाई मैं जो मेरे अनुयायी हैं इनको मैं बचाऊंगा। अब उनको बचाने के लिए क्या किया, ही ब्रोक ऑफ ब्रांचेज ऑफ द मैंगो ट्री, उसने आम की टहनियों को तोड़ा, एंड टाइड देम टू फॉर्म ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, और उसने उनको जो वे लकड़ियाँ थी उनको आपस में बांधा, और इस तरह बांधा कि वो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाएं। एंड हेल्ड ऑन टू वन एंड टिल ऑल हिज फॉलोअर्स क्रॉस्ड ओवर, और उसने उस पुल को तब तक पकड़ रखा जब तक कि उसके सारे साथी नदी पार नहीं कर गए। एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट, ही फेल डाउन एंड ले डाइंग, लेकिन उसने इतनी मेहनत की, इतना जोर लगाया कि वह इस ज़्यादा ताकत लगाकर वह गिर गया और गिरकर मर गया। द ह्यूमन किंग सॉ व्हाट हैड हैपेंड, उसके बाद राजा ने सब कुछ देखा कि हुआ क्या। एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी, और वह अब असफल प्रयास करने लगा कि भाई यह बंदर जो है इसको मैं बचा लूँ। When he died, जब वह मर गया, द किंग mourned his death and paid him full respect, और उस बंदर के मरने के बाद उस राजा को बड़ा दुख हुआ उसकी मृत्यु पर, और उसने उसे पूरे आदर के साथ श्रद्धांजलि है वो अर्पित की। दिस स्टोरी सोन ऑन ए पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम ए स्तूप एट बहारट इन सेंट्रल इंडिया। तो ये हम कह सकते हैं कि जो एक कहानी है ये हमें खुदी हुई मिली या उकरी हुई मिली एक स्कल्पचर पर, जो कि हमें स्तूप से मिला है। कहाँ से, मध्य भारत के भारहत नाम की जगह से। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट्स ऑफ द स्टोरी आर सोन इन द स्कल्पचर। अब क्या आप पहचान सकते हैं किस तरह की कहानी हमें दिखाई जाएगी या दिखाई जा सकती है या दिख सकती है इन स्कल्पचर पर। तो ये कहानी थी बंदर राजा की, जिसने अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की और उसने अपनी जान गंवा दी। और जान गंवाने के बाद राजा को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, और उसने उसको पूर्ण श्रद्धांजलि के साथ दफनाया या उनका अंतिम संस्कार किया। ठीक है, राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, उसके साथ साथ ये कुछ कहानी की किताबें थी। अब हम कुछ विज्ञान संबंधी पुस्तकों के बारे में भी पढ़ेंगे। विज्ञान संबंधी पुस्तकें। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट ए बुक इन संस्कृत नोन एज द आर्यभट्टियम। अब यह वह समय था, या हम कह सकते हैं कि इसी समय में, उसी समय के दौरान क्या हुआ, एक आर्यभट्ट नाम के गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री हुए। आर्यभट्ट नाम के एक मैथमेटिशियन, गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री हुए, जिन्होंने एक किताब लिखी संस्कृत में किताब लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। क्या नाम था, आर्यभट्टियम। He stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis, and even though it seems as if the sun is rising and setting every day। अब इन्होंने लिखा, जो इन्होंने किताब लिखी इसमें उन्होंने लिखा कि भाई जो हम कहते हैं कि भाई सूरज उग रहा है या सूरज डूब रहा है, तो सूरज उगना या डूबना नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि पृथ्वी की अपनी ही दूरी पर जो घूर्णन करती है
जो घूमती रहती है उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। मतलब सूरज डूबता और निकलता नहीं है, जो पृथ्वी है वह ही अपनी दूरी पर घूर्णन करती है, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स एज वेल, और इसके साथ ही उन्होंने जो ग्रहण है, ग्रहण के वैज्ञानिक तर्क को भी समझाया। जो ग्रहण होता है उन ग्रहण के वैज्ञानिक तर्क को भी समझाया। ही ऑल्सो फाउंड ए वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल विच इज नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वी यूज टुडे। और इनके साथ साथ उन्होंने जो सर्किल है, जो वृत्त है, उसका सर्कमफेरेंस, जिसको हिंदी में परिधि कहते हैं, उसको भी निकालने का, मापने का तरीका बताया। और यह फॉर्मूला जो था यह बिल्कुल, आप कह सकते हो कि बिल्कुल सटीक है, जिस फॉर्मूले को आप आज यूज करते हो उससे। मतलब ये देखो कितने समय पहले की बात है, लगभग 1500, 1600, 1700 साल पहले की बात है कि उस समय इस व्यक्ति ने आपका फॉर्मूला बता दिया था, जिसको आप आज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे महान व्यक्ति हमारे बाद में हुए हैं। अब ये देखिए, ये जीरो की संरचना की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? जीरो की बात करेंगे। आइए, तो while numerals had been used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for zero। जबकि हम सब जानते हैं कि भाई भारत में मतलब बहुत पुराने समय से नंबर इस्तेमाल होते हैं, अंक इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में जो भारत के गणितज्ञ थे, उन्होंने एक नया चिन्ह खोज लिया, बहुत खास तरह का चिन्ह खोज लिया। किसके लिए? जीरो के लिए। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज एडेप्टेड बाय द अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप। और जो ये सिस्टम था गिनती करने का, काउंटिंग करने का, यह तंत्र बेसिकली एडेप्ट किया गया, मतलब इसको शुरू कर दिया गया अरबियों के द्वारा। किसके द्वारा? अरबियों के द्वारा। और अरब के बाद यह फैला यूरोप में। पहले अरबियों ने इसको लिया, अरब के बाद यह फैला यूरोप में। इट कंटिन्यूज टू बी इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उसके बाद धीरे धीरे यह पूरे विश्व में फैल गया। तो यहाँ से आपको पता क्या लगा कि भाई शुरुआत कहाँ से हुई? भारत से हुई। भारत के गणितज्ञों ने दिया, और उसके बाद अरब ने लिया, अरब के बाद यूरोप तक फैल गया, उसके बाद पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, अब इतना कुछ भारत में हो रहा था, तो भाई दुनिया में किसी और दूसरे कोने में भी कुछ तो हो रहा होगा। तो एल्सवेयर, अन्यत्र, पेपर हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। आजकल हम लोग जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है पेपर, कागज़, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। द बुक्स वी रेड आर प्रिंटेड ऑन पेपर एंड वी यूज़ पेपर फॉर राइटिंग। जो किताबें हम आज पढ़ रहे हैं यह भी पेपर से बनी हुई हैं, और जो हम लिखते हैं वह भी पेपर पर लिखते हैं। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना about 1900 years ago by a man named काई लोन। पेपर की खोज की गई थी चाइना में लगभग 1900 साल पहले, और जिसके द्वारा खोज की गई थी उस आदमी का नाम है काई लुन। दोस्तों देखिए, चाइनीज़ नाम है, हो सकता है कि नाम गलत पढ़ा जा रहा हो, क्योंकि मेरा कोई दोस्त या कोई जानकार चाइनीज़ नहीं जानता है, इसलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। वैसे प्रोनाउंसिएशन जो नाम के अकॉर्डिंग हो रही है वो काय लुन हो रही है। ही बीट प्लांट फाइबर्स, क्लोथ, रोप एंड द बार्क ऑफ ट्रीज, सोक्ड दीज इन वाटर एंड देन प्रेस्ड, ड्रेन्ड एंड ड्राइड द पल्प टू क्रिएट पेपर। अब जो पेपर बनाता था यह क्या करता था, यह जो आपके प्लांट फाइबर होते हैं, जो पौधे होते हैं, पौधे की जो फाइबर, कपड़ा, रस्सी और पेड़ की छाल होती है, बार्क ऑफ ट्रीज पेड़ की छाल होती है, उनको पानी में डुबोता, उसके बाद उनको अच्छे से दबाता, सुखाता, मतलब पानी में दबाता, निकालता, उसके बाद सुखाता, और सुखाने के बाद जो पल्प लुगदी होती थी उसको सुखाकर यह पेपर बना देता था। तो कैसे बनाता भाई? पहले तो जो पेड़ पौधे के फाइबर है उनको इकट्ठा करता, कटे फटे जो पुराने कपड़े हैं उनको भी लेता, रस्सियों को भी लेता,
और पेड़ की छाल को भी लेता। उसके बाद उनको पानी में डुबो देता, भिगोए रखता। भिगोने के बाद उनको अच्छे से दबाता, निचोड़ता, फिर ड्रेन सुखाता एंड ड्राइड द पल्प। उसके बाद लुगदी जो थी, लुगदी बनाने के लिए उसको सुखाता। उसके बाद जब लुगदी सूख जाती तो उसका पेपर बन जाता। इवन टुडे आज भी हैंडमेड पेपर इज मेड थ्रू ए सिमिलर प्रोसेस। जो हाथ से पेपर बनाए जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बनाए जाते हैं। द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वाज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरीज। और जो पेपर बनाने की यह तकनीक थी यह कई सालों तक, कई शताब्दियों तक गुप्त रखी गई, किसी को बताई नहीं गई। इट रीच्ड कोरिया अबाउट 1400 ईयर्स एगो एंड स्प्रेड टू जापान सून आफ्टर। लेकिन आपको पता है कि शुरू से ही व्यापारी लोग घूमते रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो वो चाइना भी गए, वहाँ कुछ लोगों ने इसको देखा और जाकर इसको उजागर किया। तो अब आपने देखा कि 1900 में, तो 1900 साल पहले यह बन चुका था, लेकिन यह कोरिया पहुंचा लगभग 1400 साल पहले। कब पहुंचा? लगभग 1400 साल पहले। एंड स्प्रेड टू जापान, और उसके बाद जापान में फैल गया, जापान को पता लग गया, जापान ने पेपर बनाना शुरू कर दिया। फ्रॉम इट वाज नोन इन बगदाद अबाउट 1800 ईयर्स एगो। हाँ, जो बगदाद है, बगदाद में 1800 साल पहले इसका पता चल चुका था। फ्रॉम बगदाद इट स्प्रेड यूरोप। बगदाद से यह यूरोप में फैला और यूरोप के बाद अफ्रीका में और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग द सबकॉन्टिनेंट। और हमारे महाद्वीप के साथ साथ यह बाकी एशिया के हिस्सों में भी फैल चुका था। तो ये थी आपकी पेपर की कहानी। कहाँ शुरू हुआ? चाइना से शुरू हुआ। कितने साल पहले? 1900 साल पहले। फिर ये आप कह सकते हो कि बगदाद में 1800 साल पहले पहुंच गया था और 1400 साल पहले कोरिया पहुंच गया था, फिर जापान में फैल गया था। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 12 हिस्ट्री का। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद आपके एक समराइजिंग फॉर्म में हिस्ट्री लेकर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए पहले आप इसका एक ओवरव्यू लीजिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए, जिससे कि आप समरी को आराम से समझ सकें और उसको आराम से आप लिंक भी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर 12 के साथ साथ हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ अच्छे और बड़े मज़ेदार किस्सों के साथ, मज़ेदार जानकारियों के साथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।